हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो ये बिजनेस स्टडी की सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, जो कि हिंदी मीडियम में है 11वीं कक्षा वालों के लिए, और इसमें सीबीएसई का सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो बिजनेस स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ 11वीं क्लास की, वो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैं आपकी चैप्टर 2 की अगली एक्सरसाइज यानी कि 2.4 के साथ हाजिर हूँ। अगर इससे पहले की एक्सरसाइज और चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जो, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही नोट्स मिल जाएंगे आपको वहां पर, जितने भी चैप्टर्स के पीडीएफ है नोट्स के, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम आपकी एक्सरसाइज 2.4 सहकारी समितियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि सहकारी समितियां क्या होती हैं। सहकारी समिति क्या होती है? इसका अभिप्राय लोगों को उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सहकारी समिति, इसमें वो लोग इकट्ठे होते हैं और ये खुद की इच्छा से ऐच्छिक संघ, ये एक अच्छा ऐच्छिक संघ है। मतलब कि ये ऐसा संघ है जो कि अपनी इच्छा अनुसार बनता है। ठीक है, और इसमें जो भी सदस्य शामिल होते हैं वो लोगों की भलाई के उद्देश्य से शामिल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सहकारी संगठन। तो इसका अभिप्राय ऐसे ऐच्छिक संगठन से है जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता एवं सम्मानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। ठीक है, ये भी एक ऐच्छिक संगठन है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार इस संगठन का स्थापना की जाती है, जिसमें सहकारिता और सम्मानता के आधार पर आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए सहकारी संगठन की स्थापना की जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देख लेते हैं कि सहकारी समिति की स्थापना और पंजीकरण कैसे होता है, कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो सहकारी समिति की स्थापना व पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होती है। ठीक है, मैं इस बात को हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत इनकी क्या होती है, स्थापना होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं चेन्नई में अपने अलग समिति अधिनियम है। ठीक है, जितने भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और जो चेन्नई है, इन सभी में अपनी समितियों के अलग अलग अधिनियम है। ठीक है, इन सभी के अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी में सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत इनकी स्थापना, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सहकारी समिति और साझेदारी में क्या अंतर है? ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैं केवल वो बातें बता रहा हूं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें अंतर हमेशा आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। सहकारी समिति और साझेदारी देख लेते हैं। अधिनियम, इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब साझेदारी की स्थापना कैसे होती है? साझेदारी व्यवसाय का नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है। ठीक है, सहकारी समिति 1912 और साझेदारी 1932 के अंतर्गत इनका क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन, स्थापना किया जाता है। पंजीकरण देखते हैं। जो सहकारी समिति है इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है और साझेदारी में भी अनिवार्य नहीं है। मैंने बोल दिया अनिवार्य नहीं है तो आपने मान लिया अनिवार्य नहीं है। देखो तो सही लिखा क्या है यहाँ पर, सहकारी समिति में अनिवार्य है और साझेदारी में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। देखो तो सही जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है भी या नहीं, वैसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सहकारी समिति है इसका पंजीकरण अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन साझेदारी में जरूरी नहीं है। जब मैं साझेदारी वाला एक्सरसाइज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इनका पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही होती है। ठीक है, इसीलिए साझेदारी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, वैसे अनिवार्य नहीं है। पारस्परिक लाभ देख लेते हैं। इसमें सहकारी समिति में सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्तियों को भी होता है। ठीक है, जो भी इसमें लाभ होते हैं सहकारी समिति में, सहकारी समिति के सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्ति जो होते हैं उनको भी इसमें लाभ होता है। और साझेदारी में केवल साझेदारों तक ही सीमित रहता है। ठीक है, जो भी लाभ होता है केवल साझेदारों तक ही वो मिलता है। उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले न कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करना। ठीक है, सहकारी समितियां इसलिए स्थापित होती है, इनका उद्देश्य ये होता है
कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अकेला नहीं कर पा रहा है तो उस स्थिति में उसकी आपसी मदद के लिए उनकी क्या की जाती है, सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। अब साझेदारी का क्या है, व्यवसायिक क्रियाएं करके लाभ अर्जित करना ही क्या है, साझेदारी का उद्देश्य है। ठीक है, सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। सहकारी समिति में कम से कम 10 होने चाहिए, साझेदारी में कम से कम 2 होने चाहिए और साझेदारी में अधिकतम 50 होने चाहिए। सहकारी समिति में अधिकतम 100 होने चाहिए और अन्य समितियों में कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सहकारी साख समितियां, यहाँ पर भी मैं हाईलाइट करूंगा इस बात को, सहकारी जो साख समिति है उसमें मैक्सिमम 100 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो अन्य समितियां होती हैं उनमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सहकारी साख समिति में अधिकतम 100 हो सकते हैं और मिनिमम 10। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ये पढ़ाया अंतर सहकारी समिति और साझेदारी में इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरा ही, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो आओ अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सहकारी समितियों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है उपभोक्ता सहकारी समिति। यह समिति वह समिति है जिसकी स्थापना स्वयं उपभोक्ता करते हैं। ठीक है, इस समिति की स्थापना उपभोक्ता खुद करता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, मध्यस्थों को हटाना, वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना व अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। ठीक है, उपभोक्ता सहकारी समिति की जो उद्देश्य होते हैं वो है मध्यस्थों को हटाना। ठीक है, वस्तुओं की पूर्ति को सुनिश्चित करती हैं, ये अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है, थोक विक्रेता से बड़ी मात्रा में माल खरीदना। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में माल को खरीदना और बेचना। ठीक है, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है उत्पादक सहकारी समिति। उत्पादक सहकारी समितियां, इसकी स्थापना छोटे उत्पादक करते हैं जिन्हें क्रय विक्रय में कठिनाई होती है। इनका उद्देश्य उत्पादन सामग्री उपलब्ध कराना व माल की बिक्री में सहायता करना है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है, सदस्यों के लिए कच्चा माल, औजार, मशीनें आदि क्रय करना है। ठीक है, जो उत्पादक सहकारी समिति है इसकी स्थापना छोटे उत्पादक करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इन्हें क्रय विक्रय में कठिनाइयां ना आए। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन सामग्री उपलब्ध कराना व माल की बिक्री में सहायता करना, क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सदस्यों के लिए कच्चा माल खरीदना, औजार खरीदना, मशीनें आदि खरीदना। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, मुख्य कार्य होते हैं। आओ अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है सहकारी विपणन समितियां। सहकारी विपणन समितियां, इसकी स्थापना छोटे उत्पादक व दस्तकार करते हैं जो अपने उत्पादों को अकेले व उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना छोटे उत्पादक व दस्तकार करते हैं जिन्हें अकेले माल बेचने में और उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई होती है। ठीक है, वो इसकी स्थापना करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, इनका उद्देश्य सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना, मतलब कि जो लगातार बाजार है जो चलता रहता हो, कंटिन्यूअस, वो उपलब्ध कराना। मध्यस्थों के शोषण से बचाना। ठीक है, एक तो इन्हें नियमित बाजार उपलब्ध कराना और मध्यस्थों के शोषण से इन्हें बचाना, इनका क्या है, उद्देश्य है। अब देख लेते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, सदस्यों से माल एकत्रित करना व उन्हें उचित मूल्य पर बेचना। इनका जो कार्य है वो क्या है कि सदस्यों से माल एकत्रित करते हैं और फिर वो उन्हें उचित मूल्य पर बेचते हैं। अगला है सहकारी साख समितियां, जिसके मैक्सिमम 100 सदस्य हो सकते हैं, जो कि मैंने पीछे ही बताया था। इसकी स्थापना सामान्य लोग करते हैं जिनके वित्तीय साधन समिति होते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य सदस्यों को साहूकारों के चुंगल से छुटकारा दिलाना व बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है। मुख्य कार्य क्या है इनका, जमा स्वीकार करना और उचित ब्याज पर ऋण प्रदान करना। ठीक है, जो सहकारी साख समितियां होती हैं इसकी स्थापना सामान्य लोग करते हैं जिनके वित्तीय साधन सीमित होते हैं। ठीक है, ताकि वो यहाँ से ऋण वगैरह उचित ब्याज पर ले सके। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है
सहकारी खेतीहर समितियां। इसकी स्थापना छोटे किसान करते हैं जो मितव्ययी ढंग से कृषि नहीं कर पाते। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना छोटे किसान करते हैं जो कि मितव्ययी ढंग से कृषि नहीं कर पाते। मितव्ययी ढंग का मतलब कम खर्चीले। ठीक है, कम खर्चीले ढंग से जो कृषि नहीं कर पाते वो इस खेतीहर समिति का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इनका उद्देश्य बड़े पैमाने की कृषि की मितव्ययता प्राप्त करना, मतलब कि जो बड़े बड़े मतलब जो ज्यादा खर्चीली होती हैं उनको कम कीमत पर उपलब्ध कराना व उत्पाद के उच्चतम स्तर प्राप्त करना, और जो उत्पादन होता है उसकी हाई लेवल तक उनको स्तर उनको दिलाना, ये उनका क्या होता है? उद्देश्य होता है। मतलब कि जो बड़े पैमाने की कृषि होती है उसको कम खर्चे पर इनको उपलब्ध कराना और उत्पादन के उच्चतम स्तर को ये प्राप्त करवाते हैं, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब मुख्य कार्य क्या होता है इनका? आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना व उच्च क्वालिटी का बीज खाद उपलब्ध कराना इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अगला है लास्ट, सहकारी गृह समितियां। इसकी स्थापना सामान्य लोग करते हैं जो रिहायशी मकान प्राप्त करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदस्यों को रिहायशी मकान व प्लाट उपलब्ध कराना है। मुख्य कार्य भूमि क्रय करना, भूमि का विकास करना, मकानों का निर्माण करना, मकान सदस्यों को अलॉट करना। ये समितियां प्रायः बड़े शहरों में स्थापित होती हैं। ठीक है, जो सहकारी गृह समितियां हैं इसकी स्थापना सामान्य लोग करते हैं जो कि रिहायशी मकान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों को रिहायशी मकान व प्लाट उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, मुख्य कार्य भूमि क्रय करना, भूमि का विकास करना, मकानों का निर्माण करना और मकान सदस्यों को अलॉट करना, इनका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। और ज्यादातर जो सहकारी गृह समितियां होती हैं वो आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये वो 6 प्रकार की हमारी समितियां हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़ ली, और पेपर में 100% पूछा जाता है 6 नंबर का वो भी। ठीक है, अगर 6 नंबर का पूछा जाए तो 6 के 6 बताने हैं, 3 नंबर का पूछा जाए तो 3 बताने हैं। ठीक है, तो आओ आगे चलते हैं हम और आगे देख लेते हैं सहकारी संगठन के लाभ। सहकारी संगठन के क्या लाभ हैं? सरल स्थापना। इसकी स्थापना कोई भी 10 व्यक्ति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से पंजीकरण करवा कर स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, सहकारी समिति या संगठन की जो सदस्य हैं कम से कम 10 होने चाहिए उसमें, पीछे मैंने बताया था। तो कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी समितियों से इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर पंजीकरण करवाकर स्थापित कर सकती हैं। दूसरा है सीमित दायित्व। इसका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, कम होता है। इस संगठन में सदस्यों का दायित्व उनके अंशों व उनकी दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। ठीक है, अगला है स्थायित्व। इसका स्थायित्व स्थायी होता है, सदस्यों की मृत्यु व दिवालिया का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। मतलब इसका जो अस्थायी होता है वो एक तरह जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी में कोई भी आए जाए कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे चल रही होती है वो चलती ही रहती है। ठीक उसी प्रकार ये सहकारी संगठन भी, समिति भी उसी तरह चलती रहती है। इसमें कोई भी आए कोई भी जाए कोई भी उसका प्रभाव समिति के ऊपर नहीं पड़ता है। कर लाभ, कर का भी इनको लाभ मिलता है। सहकारी समितियों को अपनी आय पर आय कर में छूट दी जाती है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर इनकम टैक्स की क्या होती है? लाभ मिल जाती है। सरकारी संरक्षण। सरकार सहकारी समितियों को वित्तीय अनुदान व आसान शर्तों पर ऋण देकर सहायता करती है। सरकारी संरक्षण भी इन्हें मिलती है। कैसे? वित्तीय अनुदान देती है सरकार इन्हें और आसान शर्तों पर ऋण दे देती है इन्हें, तो यह इनको सरकारी संरक्षण भी मिल जाता है। और लास्ट है सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। क्योंकि समितियां सीधे थोक व्यापारियों द्वारा माल खरीदती हैं इसलिए इन्हें सस्ती दर पर माल प्राप्त हो जाती है, फिर अपने सदस्यों को इसका लाभ पहुंचाती है। ठीक है, वैसे इसके लाभ बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ पॉइंट लिखे जो कि आसानी से समझ सकते हैं, और पेपर में जब भी पूछा जाता है तो मैक्सिमम 6 नंबर का प्रश्न आता है, इससे ऊपर का कोई भी प्रश्न नहीं आता। ठीक है, तो जब भी 6 नंबर का प्रश्न आए तो आपको 6 पॉइंट लिख देने हैं, इनको पढ़ लो समझ लो। ठीक है, तो सबसे लास्ट क्या है इसमें कि सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध कराना। सस्ती दर पर वस्तुएं इस तरीके से उपलब्ध करा पाते हैं क्योंकि ये थोक व्यापारियों से सीधा माल खरीदते हैं। ठीक है, और थोक व्यापारियों से जब ये माल खरीदते हैं तो इनको सस्ते रेट पर मिलता है, तो फिर ये अपने सदस्यों को भी सस्ते रेट में देते हैं, तो इसका लाभ मिल जाता है। अब देख लेते हैं सहकारी संगठन की सीमाएं क्या है। जिस चीज की लाभ है
हानि भी हैं, ठीक है, लाभ और हानि साथ में चलती हैं। तो पहला है पूंजी की कमी। सहकारी समिति के सदस्य प्रायः वित्तीय रूप से कमजोर तथा सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, अतः ये लोग सीमित पूंजी ही लगा पाते हैं। जो सहकारी समिति संगठन होती हैं उसमें जो पूंजी होती है वो कम पूंजी होती है, क्योंकि इसके जो भी सदस्य बनते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, मतलब कि उनके पास जो भी साधन होता है वो कम होता है, सीमित साधन उनके पास होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं, अगली हानि कौन सी है। अकुशल प्रबंध। सहकारी समितियों का संचालन उनके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। जो सहकारी समिति का संचालन करते हैं वो उनके सदस्य ही होते हैं खुद के, ठीक है, जो कि प्रबंधकीय ज्ञान के बिना प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब जो सदस्य होते हैं वही संस्था को चलाते भी हैं, इस समिति को वही चलाते हैं, उनके पास कोई प्रबंधकीय ज्ञान नहीं होती, जिनके बिना वो प्रभावपूर्ण तरीके से इसका संचालन नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर जो प्रबंध होता है वो अकुशल होता है। नगद विक्रय। नगद विक्रय सहकारी समितियों का लाभ भी है और हानि भी, क्योंकि इनके सदस्य प्रायः गरीब होते हैं जिनको उधार माल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए इनका जो नगद विक्रय होता है ये इनके लिए लाभ भी और हानि भी है, क्योंकि ज़्यादातर सदस्य क्या करते हैं, इनसे उधार माल खरीदते हैं, ठीक है, उधार माल खरीदते हैं। इससे इनका क्या होता है कि ये हानि है इनके लिए। अगला है गोपनीयता का अभाव। सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं, इसलिए यहाँ पर गोपनीयता का अभाव होता है, क्योंकि गोपनीयता वो होती है जो कि सीक्रेट बात होती है, वो केवल किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित होती है, लेकिन यहाँ पर इनको रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होती है, जिससे कि इनकी गोपनीयता का दूसरों को भी पता चल जाता है, इसलिए यहाँ पर गोपनीयता का अभाव रहता है। अगला है प्रेरणा की कमी। सहकारी संगठन एक जन समूह की सामूहिक संस्था होने के कारण कोई भी सदस्य इसके कार्यों में रुचि नहीं लेता, अतः प्रेरणा के अभाव में वह चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। ये सहकारी जो संगठन है वह एक जन समूह की सामूहिक संस्था है, ठीक है, जिसके कारण कोई भी सदस्य इसके कार्य में रुचि नहीं लेता, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसमें रुचि नहीं लेते, ठीक है, वो सोचते हैं कि वो करेगा, दूसरा सोचता है वो तीसरा कर लेगा, इसके अभाव में वो इनके पास प्रेरणा की कमी होती है, इससे वो चुपचाप बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि ये काम वो कर लेगा, वो कर लेगा, एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेरणा की भी कमी होती है। तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी एक्सरसाइज 2.4 सहकारी समितियां, आज मैंने ये एक्सरसाइज कराया। मैं आशा करता हूँ कि अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आपको क्लियर नहीं हुए हैं और वो अभी क्लियर कराने हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इंस्टेंटली आपके कन्फ्यूजन्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। चैप्टर्स के नोट्स के PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसे जाकर फॉलो कर लें, ठीक है, ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करना जो भी हो, आपको कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।